हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्यारी सी शुरुआत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का 5 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज से आपकी पेपर सॉल्यूशन का तो रेगुलर ही रहेगा और आपका एमटीएस 10+2 यानी कि CHSL और CGL यानी कि एसएससी के ये तीनों पेपर आपको 3 टाइम में आपको सॉल्यूशन इनका मिलेगा। अभी हम एमटीएस का 5 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैथ का सॉल्यूशन करेंगे और आपकी एक क्लास आपकी रखेंगे जो बेसिक टॉपिक के आधार पे हो। तो आपका टाइम खराब नहीं करके आपको यानी कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया हुआ कि आपको उसमें लिख लेंगे। आपका टाइम नहीं खराब करके आपको एमटीएस का 2 मई 2023 का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट 9:10 का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि P, Q, R और S का औसत कितना है 30। यानी कि किस किस के बारे में दे रखा है P, Q, R और S। 4 व्यक्ति है, 4 पर्सन है। इन सभी का औसत हमारे पास कितना दे रखा है 30 दे रखा है। P, Q, R और S का औसत यदि 30 है तो हमको यदि टोटल संख्या चाहिए तो जितने व्यक्ति है उनसे हम क्या करेंगे गुणा। तो 4 से हमने गुणा किया क्योंकि 4 ही व्यक्ति है। 30 गुणा 4 किया तो कितना गया 120। यानी कि P, Q, R और S का औसत तो 30 है जबकि उनकी टोटल संख्या हमारे पास कितनी निकल के आई है 120 निकल के आई है। ये हमारे पास चारों की औसत और ये संख्या है। क्वेश्चन में आगे दे रखा है P और Q का औसत कितना है 120। क्वेश्चन में किस चीज के बारे में दे रखा है P और Q के बारे में। जिसके नीचे का मान दे रखा है उसके नीचे रखा है। P और Q का औसत कितना दे रखा है 12। जब 2 व्यक्ति है इनका औसत यदि 12 है तो इनकी यदि संख्या का मान निकालूंगा तो गुणा किससे करूंगा मैं 2 से। 12 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 24। अब आप स्वयं ही सोचिए क्योंकि क्वेश्चन तो हो गया। P, Q, R और S की टोटल संख्या 120 है और P और Q की संख्या कितनी है 24। P और Q का औसत 12 है जबकि चारों का औसत कितना है 130। तो यदि मैं 120 में से यदि मैं 24 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितने बच के आते हैं 96। और जो 96 हमारे पास बच के आएंगे वो किसकी वैल्यू रहेगी R और S की, क्योंकि P और Q का वैल्यू तो दे रखी है 24। तो R और S की हमारे पास टोटल संख्या कितनी दे रखी है 96। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि R और S का क्या पूछा है औसत पूछा है। 2 व्यक्तियों का यदि औसत पूछा है और कुल संख्या यदि 96 है तो उन दोनों व्यक्तियों का क्या देते हैं हम भाग देते हैं। 96 में यदि 2 का भाग दिया तो R और S का क्या औसत। R और S का औसत हमारे पास 96 में यदि 2 का भाग दिया कितना निकल के आया 48। यही हमारा क्या आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि जया के बारे में दे रखा है कि जया ने कुछ धनराशि है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या दे रखा है। जया ने 14,800 रुपए की धनराशि, चलो धनराशि हम लिख लेते हैं कितनी है 14,800 रुपया। ठीक, 14,800 रुपए की धनराशि जया ने 8.5% यानी कि इस धनराशि का कितना 8.5 और साथ में क्या लग रहा है प्रतिशत वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल, 1 साल या 1 वर्ष। 1 साल की दर हमारे पास 8.5 है और बोला क्या है साधारण ब्याज। तो यदि 1 साल का है तो इस प्रतिशत को 58 में यहाँ से तो बटे में क्या लगाऊंगा मैं 100 लगाऊंगा। अब यदि मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो बटे में 0 लगा दूंगा। पॉइंट तो आपको उठाना जाए, ठीक है। 2 0 कैंसिल इन दोनों 0 से हो गई। 5 का भाग दिया कितनी बार गया 17 बार और 5 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार। सिंपल क्वेश्चन है। 148 में 2 का भाग दिया 2 7 और 2 4 कितना आ गया 74। अब बीच में गुणा हो रहा है, दोनों का क्या करूंगा गुणा। 17 चौको 68 का 8 हासिल कितना बच गया 6। 17 7 119 और 6 कितना आ गया 125। ये हमारे पास निकल के क्या आया है ये देखिए। धनराशि का 8.5% निकाला तो 1258 रुपए। प्रतिशत के हिसाब से 8.5 है जबकि संख्या के हिसाब से कितना है 1258।
ये हमारे पास निकल के आया है 1 साल का क्या ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 माह का ब्याज। जब 1 साल का ब्याज यदि 1258 है तो 6 माह मतलब इसका आधा होगा। तो यदि 1258 का मैं आधा करूंगा तो 2 6 12, 2 2 4 और 2 9 18, 629 रुपए हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा क्या, 6 माह का साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, पहले इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए, बी और सी अकाउंटेंट है। ए अकेला 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है। यानी कि ए के बारे में दे रखा है कि ए अकेला कितने घंटे में, 6 घंटे में। यानी कि यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, समय की। समय का मान दे रखा है, ए 6 घंटे में किसी फाइल को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। बी के बारे में दे रखा है कि बी अकेला उसे रिटर्न को 10 घंटे में, यानी कि बी के बारे में दे रखा है बी अकेला कितने घंटे में, 10 घंटे। ए का समय 6 घंटे, बी का समय 10 घंटे, आगे क्या दे रखा है, तीनों मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। तीनों कौन कौन, ए, बी और सी। यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस फाइल को कितने घंटे में, 3 घंटे में क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम टोटल फाइल का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 30। 6 का भाग 30 में दिया तो कितना आ गया, 5। 30 में 10 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार। और 30 में 3 का भाग दिया कितना आ गया, 10। अब देखिए समय के अपोजिट किसकी वैल्यू रहती है, क्षमता की। ये हमारी क्या है, क्षमता है। ए यदि एक दिन में 5 कार्य कर सकता है तो 6 घंटे में, यानी कि समय का मान दे रखा है हमको ये, तो यानी कि समय का मान पूछा है। ए अकेला 5 कार्य 1 घंटे में करता है तो 30 कार्य को करने में 6 घंटे का समय लेगा। बी अकेला एक कार्य 1 घंटे में 3 कार्य करता है तो 30 कार्य को करने में 10 घंटे का समय लेगा। बात भी वही आ रही है, जबकि तीनों कितना समय ले रहे हैं, 10 घंटे का। अब जिसकी वैल्यू सामने है, क्षमता है, उसकी रखो। ए की क्षमता कितनी है, 5 तो 5 रखो। बी की क्षमता कितनी है, 3 तो 3 रखो। सी की क्षमता क्या होगी, जब तीनों का योग यदि 10 है, दोनों का योग यदि 8 है तो बचेगा कितना, 2, क्योंकि सी की वैल्यू आ गई। अब यानी कि ए की 5, बी की 3, सी की 2 और टोटल कितना है, 10 है। बिल्कुल राइट बैठ रही है बात हमको सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला क्या है वो देखिए। तो सी अकेला, तो सी की क्षमता कितनी है हमारे पास, 2, जबकि टोटल कितना कार्य है, 30। क्षमता कितनी है, 2। 30 में यदि 2 का भाग दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 15। यही हमारे पास सी का क्या हो गया, का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है। 1 मिनट हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंप्यूटर है, इसका एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, एमआरपी मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 10,000। ये हमारे पास कंप्यूटर का क्या दे रखा है, अंकित मूल्य। आगे क्या दे रखा है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना है, 7,650। यानी कि कंप्यूटर का क्या दे रखा है हमको, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, या तो आप एसपी बोल दो या क्या बोल दो, विक्रय मूल्य। दुनिया की सेलिंग प्राइस का मतलब ही क्या होता है, विक्रय मूल्य। और कंप्यूटर का विक्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, आपका 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, हाँ, 7,650। 7,650 रुपए कंप्यूटर का हमको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। ये हमारे पास एमआरपी था, ये हमारे पास विक्रय मूल्य है। आगे क्या दे रखा है, यदि 15% और x% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। हमारे पास कितने प्रतिशत के दे रखे हैं, 15%। 15% का यानी कि हम 10,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 गुणा 100 किया तो कितना गया, 1500। यानी कि जो हमको पहला बट्टा दे रहा है वो कितना है, 15% का।
और 15% के बराबर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है? 1500। ठीक है, 15% की वैल्यू बराबर कितना है? 1500। 10,000 रुपए मार्क प्राइस था, 1500 रुपए छूट दे दी, तो अब कितना बचा? 8,500। यानी कि 8,500 रुपए अब का एमआरपी है। पहले का एमआरपी 10,000 था, 15% की छूट दे दी, अब कितना है एमआरपी? 8,500। अब दूसरी छूट का पता नहीं है, और दूसरी छूट की जगह क्या रख दिया हमको? x, और x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखिए 8,500 एमआरपी है और 7,650 में बेच रहा है, तो दोनों के बीच का क्या लूंगा? गैप लूंगा। 0 और 0, 0 में से यदि 0 गया तो कितना बच गया? 0। 10 में से 5 गया तो कितना बच गया? 5। अब यहाँ पे 1 माइनस लिया था। 14 में से 6 गया तो कितना बच गया? 8, और आगे कितना है? 7, और यहाँ पे भी कितना है? 7। 850 रुपए की जो दूसरी छूट है वो कितने रुपए की दे रहा है? 850 की। रुपए के हिसाब से 850 की छूट है, जबकि हमको प्रतिशत में पूछा है, तो 850 की छूट एमआरपी पे ही देगा, विक्रय मूल्य पे तो देने से रहा। तो यानी कि 8,500 पे 850 की छूट दी, और गुणा किससे करूंगा मैं? 100 से, क्योंकि पूछा किस में है? प्रतिशत में। 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गया। 85 एकम 85, और 10 गुणा 1 किया तो कितना गया? यानी कि ये हमारे पास 1 बढ़ गया, आगे 0 है, तो यानी कि कितने प्रतिशत आ गया? 10%। यानी कि ऑप्शन हमारा क्लियर कौन सा आता है? 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अपनी आय का 18% क्या करता है? बचत करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अपनी आय का 18% बचत। देखो 3 कंडीशन होती है, आय, उसके बाद में क्या होता है? खर्च, और उसके बाद में क्या होती है? बचत। यदि मानव कमाएगा तो खर्च भी करेगा, और खर्च करेगा तो बचाएगा। अब मैं गणना किस पे कर रहा हूँ? 100 पे की। माना कि इन्हें 100 रुपए कमाए, अब 100 रुपए के 18%, यानी कि जो कमाया आय का कितना? 18/100। आय कितनी है? 100। 100 का 18%, 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 18। और 18 ही क्या कर रहा है? बचत। 100 रुपए कमा रहा है, 18 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्च कितने रुपए करेगा? तो 100 में से यदि 18 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 82 रुपए। यानी कि 100 रुपए कमाए, 82 रुपए खर्च किए, बचे कितने? 18 रुपए। आगे क्या बोला है? यदि उसकी आय में 41% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। आय का मतलब हमारे पास आय कितनी है? 100, इसमें कितना प्रतिशत? 41/100। वो तो कटेगा, आपको पता है कितना बचेगा? 41। पहले आय 100 थी, कितने की वृद्धि हो रही है? 41 की, तो कितना आ गया? 141। पहले आय 100 थी, 41 की वृद्धि हो गई, अब आय कितनी आ गई? 141। जबकि क्वेश्चन में आगे बोला है कि उसकी बचत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि उसकी धनराशि बचा पाता है। जो पहले बचा रहा था वही कितना अभी भी बचा रहा है? कितना? 18। अब देखिए 100 रुपए कमा रहा है, 82 खर्च, 18 बचे। 141 रुपए कमा रहा है, 18 रुपए क्या कर रहा है? बचत। तो अब खर्च कितना करेगा? तो मैं 141 में से यदि 18 माइनस करूंगा, 11 में से 8 गया तो कितना बच गया? 3, और 13 में से 1 गया तो कितना बच गया? 12। 141 रुपए कमा रहा है, 123 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 18 रुपए। ठीक है, पहले खर्च 82 कर रहा था, अब खर्च 123 कर रहा है। कितने रुपए अधिक खर्च कर रहा है? तो 3 में से 2 गया तो 1, और 12 में से 8 तो कितना बचा? 4। 41 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। पहले 82 कर रहा था, तो अब 41 अधिक कितना? 123 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। 41 रुपए खर्च कर रहा है, किस पे करेगा? 82 पे, क्योंकि खर्चा पे तो खर्चा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 41 दूना 82, 82। 100 में यदि 2 का भाग दिया तो हमारे पास जो खर्च में प्रतिशत वृद्धि आई वो कितनी आई है? 50%। ये हमारे पास व्यय में क्या आई है? वृद्धि आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने हैं? 81:25। देखिए क्वेश्चन को, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 81:25।
तो क्वेश्चन में यानी कि यही दे रखा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे अनुपात कितना आएगा 5, यानी कि उनके आर बराबर यानी कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा 9:5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 और 25 का क्या पूछा है लघुत्तम समवर्तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। 15 और 25 का क्या पूछा है हमसे। 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। देखो एलसीएम में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक एसएससी लेवल की, आपको नौकरी लगना है एसएससी की, तो आपको यानी कि यदि गुणनखंड विधि से करते हो तो बात जमती नहीं। इसलिए आप एक बार देखिए कि इनका और तरीका क्या हो सकता है। तो आपको सिंपली ओनली यही करना है कि छोटी संख्या को पकड़ना है, बड़ी को नहीं पकड़ना है। छोटी संख्या को पकड़िए, 15 का भाग इतनी बार बोलिए कि दोनों का भाग जाना चाहिए। 15 एकम 15, क्या 15 में 25 का भाग जा रहा है? नहीं, तो 15 होने से रहा। 15 दूना 30, 30 में 25 का भाग नहीं जा रहा। 15 3 45, फिर 25 का भाग नहीं जा रहा। 15 4 60, 60 में भी 15 का 25 का भाग नहीं जा रहा। 15 5 75, यानी कि 15 5 कितने होते हैं 75, यानी कि 75 वह सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है लार्ज, यानी कि छोटी। 75 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है और 25 का भी भाग जा रहा है। और हमसे भी पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या इसमें दोनों संख्याओं का या और संख्या दी हो उनका क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो हमारे पास कितना आया 75। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अमन, कमल और मनन की क्या दे रखा है चाल। किस किस के बारे में दे रखा है। अमन, कमल और मनन की क्या दे रखा है। स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना 2:3:4। स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3:4। ये हमारे पास अमन, कमल और मनन की स्पीड का रेशियो दे रखा है। आगे क्या दे रखा है। अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय क्या, यानी कि आपको यदि स्पीड का रेशियो दे रखा है तो इसके यानी कि आपको समय का मान पूछा है, यानी कि टी का मान पूछा है, तो आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 और 12 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा 6 और 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 4, 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3। यानी कि यहाँ पे ये तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है और ये हमारे पास किसका रेशियो है टाइम का, और टाइम का रेशियो पूछा है तो कितना आ गया 6:4:3। यही हमारा क्या होता है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये आपको पता है कि दूरी कितनी है 45 किलोमीटर। समय कितना लगा रहा है 45 मिनट। नीचे क्यों रखा है उसका बता रहे हैं अभी। दूरी 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लगा, तो आपको यदि चाल निकालनी हो तो चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी कितनी है 45 किलोमीटर, समय कितना है 45 मिनट। अब यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हमको, क्योंकि मिनट वो घंटे में चेंज करना है, तो किससे गुणा करना है 60 से। ये आपस में कट गए, यहाँ पे कितना बचा 60, तो यानी कि स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारे पास क्या निकल के आई है, स्पीड निकल के आई है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, देखो ये हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या दे रखा है, इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर रहा है कम। जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें कितने की कमी कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर की क्या कर रहा है कमी। पहले चाल 60 थी, 20 कम हुई, चाल कितनी बची 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो समान दूरी, दूरी कितनी है 45 किलोमीटर। जो पहले दूरी होगी वही होगी 45 किलोमीटर। ठीक है, को तय करने में समय, यानी किसका मान पूछा है समय। समय बराबर क्या होता है आप बोलिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल ये थी पहले 20 कम की, कितनी बची चाल 40। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। आप देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यानी कि किसने पूछा है, मिनट को पूछा है, तो मिनट में पूछने के लिए बोला किससे करेंगे 60 से, क्योंकि 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में।
20 दूनी 40 और 20 तिया 60 आ गया, ठीक है। 45 तिया कितना आ गया 135, और 135 में भाग किसका दूंगा, नीचे बच रहा है उस 2 का भाग दिया, 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10 कितना आएगा 67 मिनट का क्या लगा समय, 67.5 मिनट का क्या लगा, 67.5 का क्या लगा समय लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम अकेला किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, ठीक है। एम का समय दे रखा है, एम अकेला किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, कौन है। देखिए यहाँ पे एम के बारे में कि एम अकेला किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, समय का वैल्यू दे रखी है किसकी, समय। आगे क्या दे रखा है, एन अकेला उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है, कौन, एन 50 दिन में, और एन अकेला उस कार्य को कितने दिन में, 100 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें, साथ का मतलब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा एलसीएम 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, क्षमता की वैल्यू आ गई कितनी, 2:1, ठीक है। 2:1 हमारे पास क्षमता की वैल्यू आ गई। एम की क्षमता 2 है, एन की क्षमता कितनी है, 1 है, ठीक है। उसमें क्या रखा है, तो 25 दिनों में कुल कार्य का, एक दिन में एम कर रहा है 2 कार्य, एक दिन में एन कर रहा है 1 कार्य, दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे, तो दोनों मिला के एक दिन में 3 कार्य करेंगे, तो 25 दिन में कितना कार्य करेंगे, थोड़ा 25 से करेंगे, सिंपल है भाई। एक दिन में 2 कार्य और एक दिन में 1 कार्य, दोनों मिला के एक दिन में 3 कार्य करेंगे, तो 25 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 25 दिन में कितना कार्य करेंगे, 75, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना प्रतिशत है, जो कार्य कर दिया वो इस कार्य का कितना प्रतिशत है, तो 75 कार्य कर दिया, टोटल कितने कार्य में से, 100 में से, और पूछा किसमें है, प्रतिशत में, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि कितने प्रतिशत कार्य हो गया, 75% कार्य क्या हो गया, हो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, L1 बराबर वस्तु C और D की छूट के औसत का मूल्य क्या होगा, यानी कि एक तालिका दी गई है जिसमें C और D की छूट के औसत का मूल्य दे रखा है। छूट तो आपको सिंपल दे रखी है कि C की छूट 66 है और D की छूट कितनी है, 72 है। देखो क्वेश्चन को हटाइए, देखिए हमारे पास C और D की औसत छूट, C की छूट 66 है और D की छूट कितनी है, 72 है। औसत करेंगे तो दोनों का योग लेंगे, 6 और 2 कितना आ गया, 8 हो गया, और 7 और 6 13 हो गया, और इसमें भाग किसका दूंगा, 2 का, क्योंकि औसत छूट चाहिए तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 2 का भाग दूंगा, कितनी बार लगेगा, 2 6 12 और 2 नाम 18, कितना आएगा 69। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, L1 की। L2 में क्या दे रखा है, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग। क्वेश्चन में यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस समय लगने का वो और कुछ नहीं। देखो सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग, यानी कि एक ही बार में A, B, C, D और E, 5 वस्तुएं हैं। एक का MRP, एक का छूट यानी कि डिस्काउंट, और एक का SP। A यदि 350 रुपये मार्क प्राइस रखता है तो 70 की छूट देता है, तो बेचेगा कितने में, 280 में। आप देख सकते हो 350 अंकित कर रखा है, अंकित मूल्य है, 70 रुपये की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 280 में। दूसरे में दे रखा है 650 रुपये अंकित मूल्य है, 75 रुपये की छूट दे रहा है, तो 10 में से 5 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। यहाँ पे 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7, और यहाँ पे कितना है, 575। बी 650 रुपये अंकित मूल्य है, तो 75 रुपये की छूट दी तो कितना बचा, 575 रुपये हमारे पास क्या निकल के आया है, बी का विक्रय मूल्य से। आगे दे रखा है सी का, सी 450 रुपये क्या करता है, मार्क प्राइस है, और 66 रुपये की छूट देता है, तो 10 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 4। यहाँ पे 14 में से 6 गया तो कितना बच गया, 8, और यहाँ पे कितना है, 3। ये हमारे पास सी का विक्रय मूल्य आ गया। डी 750 रुपये हमारे पास क्या करता है, अंकित मूल्य, और 66 रुपये, सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा है, 72 रुपये, हाँ 72 रुपये की छूट देता है, तो 10 में से 2 गया तो कितना बच गया, 8, 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7, और यहाँ पे 7 में से यहाँ पे कितना है, हाँ
एक कम हो गया तो कितना बचा 678, ठीक है। और लास्ट हम ई की भी देखते हैं कि ई 850 रुपये मार्क प्राइस रखता है और 80 रुपये की यदि छूट देता है तो 0 से 0 गया तो 0 बच गया, 15 में से 8 गया तो कितना बच गया 7, ये 0 है ध्यान रखना। और यहाँ पे कितना बचा 7। देखो क्वेश्चन बड़ा ओनली इसी कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको विक्रय मूल्य का वैल्यू चाहिए। 8 और 4 12 और 5 कितना आ गया 17 का 7 हासिल कितना बच गया 1, 7 और 7 14 और 7 21, 7 4 28, 7 5 35, अब 2 और बच गई 35 और 2 कितना 37 और 1 कितना है 38 का 8 हासिल कितना बच गया 3, 7 और 6 13 और 3 कितना गया 16 और 5 कितना गया 21 और 21 और 2 कितना गया 23 और 3 कितना आ गया 23 और 3 कितना गया 26। जो हमारे पास L2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2687, जबकि L1 की वैल्यू कितनी आई 69। तो मैं यदि 2687 में यदि मैं 69 जोड़ूंगा, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि L1 प्लस L2 इनका योग दे रखा है। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 बच गया, 8 और 6 14 और 1 कितना गया 15 का 5 हासिल 1 बच गया 6 और 1 कितना गया 7, यानी कि 2756 रुपये। 2756 रुपये ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि L1 और L2। L1 69 है और L2 कितना है 2687, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन लेंथी होने का कारण ऐसा कुछ नहीं है, ओनली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना हो, दोनों में 50% की वृद्धि। किसी घनाभ की लंबाई और लेंथ में क्या कर रहा है 50% की क्या कर रहा है वृद्धि। 50% का मतलब कितना रखूंगा 50/100 रखूंगा मैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/2 है। तो यानी कि पहले उसकी लंबाई यदि 2 थी तो 1 की वृद्धि हुई तो लंबाई कितनी आ गई 3 निकल के आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। 2 टॉपिक इसमें ऐड है, एक तो प्रतिशत और एक एडवांस, यानी कि एडवांस का कौन सा हमारा घनाभ वाला टॉपिक, ठीक। यानी कि इसमें अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों ऐड है। तो यानी कि 2 थी पहले, 1 बड़ी कितनी आ गई 3, ये लंबाई की बात कर रहा है ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई भी पहले 2 थी, 1 बड़ी कितनी आ गई 3 आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। ऊंचाई के लिए बोला है तो यानी कि हाइट के लिए बोला है कि हाइट में कितने प्रतिशत की क्या करे कमी, कि उसका आयतन क्या हो, ताकि उसका आयतन वही रहे। यानी कि आयतन वही रहे इसका मतलब क्या है, पहले उसका आयतन जो भी था अब उसका आयतन वही रहे, ठीक है। यानी कि जो आयतन पहले था वही बाद में होना चाहिए, यानी कि 1:1 के अनुपात में उसका क्या होना चाहिए आयतन होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब ये बात, ठीक है। तो यानी कि हमने ये LVH किया तो इसका गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यदि आपको आयतन निकालना है तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो आपको यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना निकल के आया 4 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना निकल के आया 9। अब आगे आपके पास ऊंचाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, सिंपली आप 9 और 4 का क्या लगे एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 36, यानी कि पहले उसका आयतन यदि 36 था तो बाद में भी उसका आयतन कितना होगा 36 होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। देखो 4 और 9 का एलसीएम लेना है, एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वही बाद में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 4 और 9 का क्या ले लिया एलसीएम, ठीक है। अब यानी कि पहले उसका आयतन यदि 36 था तो बाद में भी कितना होना चाहिए 36। तो यदि मैं 4 को किससे गुणा करूँ कि यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, तो 4 को मैं यदि 9 से गुणा करूँगा तो 9 4 कितना आ गया 36। अब मैं इस 9 को किससे गुणा करूँ कि 36 होना चाहिए, तो किससे गुणा करूँगा 4 से। तो यानी कि पहले उसकी हाइट 9 थी, 4 आ गई, कितने की कमी हुई 5 की। 9 हाइट थी, 5 की कमी हुई, कितनी आ गई 4। तो बोलो कमी कितने की हुई 5 की, किस में हुई हाइट में, किससे होगी 9 से, और गुणा किससे करेंगे 100 से, ठीक है। 100 का गुणा 5 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 500। 500 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 5 45, 5 बच गया, फिर 5 से बच गया, फिर 9 5 45, अब ओनली 5 बच रहा है तो यानी कि 0 लगाएंगे तो क्या लगेगा 0.9 5 45 और 9 5 45, यानी कि यही हमारे पास आता रहेगा कि उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 55.55 की क्या की जाए कमी की जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में 6 घंटे का क्या लगता है समय लगता है। वैसे आपको इतना समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो आपको क्लियर करना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा समय लगता है, नहीं तो ये रियल टाइम में आपको इसकी स्पीड और भी रखनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने, इनकी पैदल का मतलब पैदल ही गया और पैदल ही वापस आया, तो समय कितना लगा? 6 घंटे का, 6 आवर का समय लगा। कोई समस्या नहीं है। पैदल ही गया और पैदल ही वापस आया, तो कितने घंटे का समय लगा? 6 घंटे का समय लगा। आगे दे रखा है, यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता, यानी कि गाड़ी से ही गया प्लस गाड़ी से ही वापस आया, जी मतलब लिख दिया मैंने गाड़ी, तो 2 घंटे समय क्या करता है? बचाता है। यानी पहले यदि 6 घंटे लग रहे थे तो 2 घंटे कम लगेंगे, तो अब कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का समय बचा रहा। ठीक, आगे क्या मिला? पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है? 20 मील है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी है? 20 मील है। आगे क्या दे रखा है? यदि वह पैदल जाता है, अब आप सोचिए, दोनों साइड यदि पैदल गया तो 6 घंटे का समय लगा, आपके सामने है। दोनों साइड यदि पैदल गया तो 6 घंटे लगा, तो एक साइड यदि सिंगल पैदल जाएगा तो कितना घंटा समय लगेगा? 3 घंटे। कोई समस्या नहीं। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है, और गाड़ी से क्या करता है? वापस आता है, तो यदि दोनों साइड गाड़ी से जाता है तो 4 घंटे का समय लगता है, और एक साइड गाड़ी से आएगा तो कितने समय का लगेगा? 2 घंटे। पी यानी कि पैदल तो गया और गाड़ी से वापस आया, तो दोनों को मिला के कितना समय लगेगा? 5, 3 और 2 कितना? 5 घंटे। क्योंकि पैदल तो गया 3 घंटे समय लगा और गाड़ी से आया कितना? 2 घंटे। टोटल समय कितना लगा? 5 आवर, जबकि टोटल दूरी कितनी है? 20 मील। ठीक है, 5 घंटे का समय लगा। तो उस दौरान औसत चाल पूछी है, तो चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है? चाल बराबर ये दूरी है और ये समय है, 5 का भाग 20 में दिया तो 5 चौका 20, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा यानी कि 4 किलोमीटर प्रति मील का क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपका बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ओनली देखते ही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए। ये हमारी पहली क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ इश्यू भी आए तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे क्या करना। ठीक है, बाकी तो आपको इश्यू नहीं आएगा समझाने के लिए। हाँ, समय थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है, बट आपको आवाज़ वगैरह में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमको। क्वेश्चन में दे रखा है कि 28 मल्टीप्लाई कितना है? 25 डिवाइड बाई कितना है? 7। ठीक है, 25 के नीचे 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है? मल्टीप्लाई कितना है? 15। आगे क्या है? ऐड कितना है? 63, यानी कि 63 को जोड़ रहा है। आगे क्या दे रखा है? 56 डिवाइड बाई, यानी कि 63 के बाद में कितना है? मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई कितना है? 72। आगे क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 5 प्लस 24। मल्टीप्लाई कितना है? 5 प्लस कितना है? 24। आगे क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, यानी कि 24 का मल्टीप्लाई से है 7 से, और प्लस कितना है? 8 है। यानी कि क्वेश्चन लेंथी है बट कुछ भी नहीं है। आप देख के देख क्वेश्चन कितना छोटा होता है। देखो, यदि 25 में 7 का भाग नहीं तो 28 में देखकर कितना? 728। ठीक है, 25 चौका 100, 100 गुणा 15 किया तो कितना आ गया? 1500। ये हमारा आउट हो गया पूरा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। 8 7 56 और 8 9 72, 9 7 63 और 7 7 कितना आ गया? 49। 49 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। तो 49 का मल्टीप्लाई यदि 5 से किया 9 पंजे 45, 5 से कितना? 4, 5 चौका 20 और 4 कितना गया? 24। ये भी कैंसिल आउट हो गया किससे? 5 से। भाई जो फिजिक हो गया उसको हटाओ। बीच में तो आपको पता है कि ऐड दे रखा है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है? जोड़ दे रखा है। 7 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 24 से। 7 चौका कितना गया? 28 का 8 हाथ से कितना बच गया? 2 7 दूनी 14 और 2 कितना गया? 16, 168। ठीक है, और आगे गुणा 168 में जोड़ना कितना है? 8, तो कितना आएगा? 176। बस कितना सिंपल हो गया। देखो, एक लाइन से क्वेश्चन दूसरी लाइन में कितना सिंपल हो गया। तो 0 और 5 5 और 5 से अच्छा कितना गया? 11 का 1 हाथ में कितना बच गया? 1।
7 और 4 11, 11 और 0 और 1 कितना गया 12 का 2, फिर कितना बच गया 1, 1 और 2 3, 3 और 5 कितना गया 8, 8 और 1 कितना गया 9, 1 और यहाँ के हमारे पास हाँ कितना एक ही है, कितना है 1921 हमारा क्या है राइट आंसर है। बोलो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने सिंपल तरीके से हो गए। समय लग सकता है बट आप एग्जाम में इतना नहीं सोचोगे, एग्जाम में तो आप सीधा ही काट दोगे इसको क्वेश्चन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहले इसको बैठाइए, देखो एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 700 रुपए है, 2 मिक्सर को मैं एम से दर्शाता हूँ प्लस एक क्या है टीवी का मूल्य कितना है 700 रुपये, मिला की है दोनों। इनके 2 मिक्सर और एक टीवी आपको कितने रुपए में मिलेगी, 700 रुपये में क्या करेगी, आगे क्या करता है। जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर, यानी कि किसके बारे में दे रखा है 2 टीवी प्लस कितना एक मिक्सर का मूल्य कितना है 980 रुपये। अब आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन एक अच्छा वे बनाने के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जो 2 टीवी प्लस एक मिक्सर की वैल्यू है इसको दुगना करना है कि 2 की जगह कितनी टीवी है 4 टीवी, ठीक है, प्लस एक मिक्सर की जगह यानी कि इसका दुगना किया है पूरे का, बस मुझे किया कुछ नहीं है। एक टीवी की जगह सॉरी एक मिक्सर की जगह कितना गया 2 मिक्सर बराबर में इस मूल्य को भी दुगना करूंगा 0 8 2 16 6 हासिल 1 9 3 18 और कितना में 19। मैंने ओनली इसको दुगना किया, ओनली कुछ नहीं किया। 4 टीवी और 2 मिक्सर का मूल्य कितना है 1960 रुपये, जबकि हमारे पास एक टीवी, क्योंकि ये दे रखा है वैल्यू देखो, एक टीवी प्लस 2 मिक्सर का वैल्यू कितना दे रखा है 700 रुपये। समझ गए होंगे क्या किया है, कट गया है भाई, 2 मिक्सर का वैल्यू कट गया। अब आपके पास 4 टीवी में से यदि एक टीवी का मूल्य, क्योंकि मेरे को ओनली इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस कर दिया, प्लस के 2 में से प्लस का 2 कट गया। 4 टीवी में से यदि एक टीवी माइनस हुआ तो कितने टीवी बचे 3 टीवी, और यहाँ पे इसमें से माइनस किया तो 0 6 और 2 कितना आ गया 1260। जब 3 टीवी का मूल्य यदि 1260 रुपये है तो हमको कितने टीवी का मूल्य चाहिए, एक टीवी आता तो 3 को नीचे लेके जाऊंगा 3 4 12 3 2 6 0, सिंगल एक टीवी का मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा 420 रुपये। ये हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए 7x प्लस वाई अपनी जगह रखिए, 7x प्लस वाई। अब जो अनुपात में है उसको आप बटे में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। 7x माइनस वाई यानी क्या दे रखा है 7x माइनस वाई, बस अनुपात में हो उसको बटे में रखो। भाई यदि आपको 1:2 है तो इसको बटे में 1/2 भी हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बराबर में कितना दे रखा है 7:3, यानी कि इन सभी के बराबर में कितना दे रखा है 7/3, क्योंकि जब इनको बटे में लगती है तो इनको भी हम किस में रखेंगे बटे में रखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 कितना आ गया 21x प्लस 3 गुणा वाई किया तो कितना आ गया 3y, चिन्ह किसका है बराबर का है, 7 गुणा 7 किया तो कितना आ गया 49x, चिन्ह किसका है माइनस का, 7 गुणा वाई किया तो कितना आ गया 7y। पूरा वे है बट क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा। 21x प्लस का है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का, कितना 21x, 49 में से 21 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना बच गया 28x, चिन्ह किसका है बराबर। 7y को मैं इधर से यहाँ पे लाऊंगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 7y और 3y कितना गया 10y, 10y बराबर 28x है तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई, जबकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। क्या ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि अनुपात में काटूंगा तो 2 5 10 और 2 7 2 14 28, यानी कितना आएगा 5:14 x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5:14। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का महत्तम समाप्त होता है। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसी का क्या नहीं जाना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, और 2 अभाज्य संख्या कोई सी भी हो। देखो अब 3 ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, चलो 3 से बड़ी ले लो आप, सबसे अच्छी है, यानी कि आप 7 ले लो,
और 7 के बाद में कितना ले लो 11, ठीक है। आप 13 ले लो और 13 के बाद में आप डायरेक्ट कितना ले लो 19 ले लो, कोई इश्यू नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि दो अभाज्य संख्याएं इनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि मैसा पूछा है इनका। अब यानी कि मैसा का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं ऐसी संख्या हो जिसमें दोनों संख्याओं का क्या करना चाहिए भाग, और वो क्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। 1 में 7 का भी 7 में 1 का भी भाग जा रहा है और 11 में भी जा रहा है 1 का भाग, 13 में भी 1 का भाग जा रहा है और 19 में। अब उस कंडीशन में आप अभाज्य संख्या के बारे में देखोगे ना, कोई सी भी बड़ी संख्या, तो उसमें आपको हमेशा दो अभाज्य संख्याओं में मैसा हमेशा कितना होता है 1। ये रखने की बात भी है, और आप वैसे भी देख सकते हो कि 7 और 11 का मैसा कितना है 1, 13 और 19 का कितना है। आगे आप 37 देख लो, और 37 के बाद में कितना देख लो 41, क्योंकि ये भी तो अभाज्य संख्या है। इनका यानी कि HCF यानी कि मैसा कितना होगा 1। कोई सी भी देख लो आप, दो अभाज्य संख्याओं का मैसा कितना होगा 1 होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16,000 रुपये की धनराशि है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, आप यदि 2 वर्ष का समय दे रखा है तो 4 गोले बनाइए, और यदि आपको 3 वर्ष का समय दे रखा है तो 8 गोले बनाइए। और गोले बनाने का ऐसा कुछ रीजन नहीं है। देखो 16,000 रुपये की हमारे पास धनराशि है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि इस डिब्बे का मान, ये हमको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दे रखा है अंतर। उस कंडीशन में आप सबसे अच्छा है कि आप ऑप्शन उठा के देखिए। आप यदि फॉर्मूले से करते हो तो क्वेश्चन को कीजिए, वैसा इश्यू नहीं है, बट आपको एग्जाम में थोड़ी स्पीड बनानी है। मानता हूँ इस एग्जाम में आपको टाइम मिलता है, बट हर एग्जाम में आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको टाइम बचे ही, ना कि कम पड़े। इसलिए आप यानी कि देखो क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे कोई इश्यू नहीं है, आप फॉर्मूले कितनी याद करोगे। देखो मूलधन दे रखा है, अंतर दे रखा है, हो सकता है आपसे पहले साल का साधारण ब्याज पूछा हो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, हो सकता है आपको समय पूछा हो सकता है मूलधन पूछा हो सकता है मिश्रण पूछा हो। हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले लगाने होंगे, तो इसलिए आप फॉर्मूले का यूज मत लीजिए। आप बेसिक सोचिए कि ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 11, 12, 10 और 15। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आप सिंपली पहले तो सबसे जो इजी होता है ना उसको एक भी उठा के देखते, 10 को उठा के देखो 10%। तो 16,000 रुपये यदि मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 10, 1/10, क्योंकि आप 10/100 करोगे, 0 से 0 पाएगा, कितना बचेगा 1/10। 16,000 का 0 काट दिया तो कितना बचेगा 1,600 रुपये। 1,600 रुपये पहले साल का साधारण ब्याज है, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा 1,600, कोई इशू। अब इस 1,600 का वापस मैं कितना करूँगा 1/10, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा मैं, 0 से 0 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 160 आ गया हमारे पास, यानी कि जो दर निकल के आए वो कितने है 10 है। अब आप चाहो तो और लगा के देखिए, देखो 15, क्योंकि हमारा आंसर आ गया बेटा, आप और दर लगा के देखिए आपको ये वैल्यू नहीं आएगी। 15% का मतलब कितना करूँगा 15/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दोनों 0 है, 15 6 की 90, आंसर कितना बच गया 9, 15 1 15 और 9 कितना आ गया 2400 रुपये पहले साल का साधारण ब्याज है, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा 2400। अब इसका यदि आप 15/100 करोगे तो कोई सी भी कंडीशन आपका ये नहीं आएगा 160, करके देखिए 15 चौको 60, हाथ 15 दूना 30 और 6 कितना गया 36, यानी कि 360 रुपये कहीं मेल ही नहीं खा। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली ऑप्शन करते हो, बहुत सिंपल पड़ेगा आपका क्वेश्चन, ऐसा कुछ। बाकी आपको यदि फॉर्मूले से करना हो तो यानी कि मूलधन का अलग है, वो तो आप बुक में से भी कर सकते हो, बट आपको यदि स्मार्ट वर्क करना है तो आप ऑप्शन को भी कीजिए कोई क्वेश्चन में, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन ऑप्शन से भी नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 41% का लाभ अर्जित करता है। और क्वेश्चन को जो समझाने का तरीका है वो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, चाहे आप अभी देख लो चाहे लास्ट तक देखो, इतना अच्छा बेस्ट रहेगा तरीका। देखो एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का क्या करता है लाभ, यानी कि 45% का मतलब कितना आ गया 45/100। वैसे ये 5 से कट रहे हैं, बट इसको मत काटो कोई बात। नीचे का हमारा जो भी वैल्यू है उसको क्रम मूल्य रखते हैं, कि माना कि बाइक को यदि 100 रुपये में खरीदा हो तो यहाँ पे ये 45 जो भी लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस होगा। अब क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, यानी कि 45% की क्या बेच रहा है लाभ पे, तो क्या करूँगा प्लस 100, यानी कि खरीदा गया मान नीचे का मान होता है 100 में खरीदा, कितने का लाभ 45 का, 100 में खरीदा 45 का लाभ, कितने में बेचा 145। बिल्कुल सिंपल है, 100 में खरीदा 45 का लाभ, कितने में बेचा 145। आगे क्या करें, यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पे बेचता है
यानी कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, खरीदा गया मान, ये हमारे पास क्या आ गया, लाभ, और ये हमारे पास कौन सा मान आ गया, बेचा गया मान या विक्रय। ठीक, अब 145 में बेच रहा है, जबकि कृष्ण में क्या बोला है, इससे दुगने मूल्य में, यानी कि 145 का दुगना, यानी कि 2 गुना करो भाई, 2 गुने मूल्य में बेच रहा है। 5 दूनी 10 की इसकी हाथ में कितना बच गया, 1, 4 दूनी 8, और कितना गया, 9, 2 एकम 2। यानी कि पहले यदि वो 145 में बेच रहा था तो 45% का लाभ था, अब कितने में बेच रहा है, 290 में। अब देखो, खरीदा गया मान तो हमेशा आपके पास एक ही होगा, 100 में खरीदा, 290 में बेचा, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 190 रुपए के हिसाब से 190 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ किस पे होगा, 100 पे होगा, और गुना किससे करेंगे हम, 100 से। 100 कैंसिल आउट, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 190% का क्या हो गया, लाभ हुआ। यदि पहले वह 145 में बेच रहा था तो 45% का लाभ था, अब यदि वह 290 में बेच रहा है तो लाभ कितने प्रतिशत का है, 190%। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए, यानी कि आपके एमटीएस में जो शिफ्ट है उनमें आपको 20 तो मैथ के आते हैं और 20 हिंदी के, बाकी जीके जीएस और आपके इंग्लिश के कितने आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डी और एफ द्वारा, यानी कि एक डायग्राम है, तो डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या। अब डी में कितना दे रखा है, 150, और एफ में कितना दे रखा है, 46। तो 150 में यदि 46 दोगे, देखो डी की वैल्यू कितनी है, 150, और एफ की वैल्यू कितनी है, 46, और दोनों का पूछा है, तो यानी कि कितना आएगा, 196। ये हमारे पास डी प्लस एफ का कर दिया कि डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जी में कितना है, 22, यानी कि जी में कुल ट्रकों की संख्या कितनी है, 22, प्लस आई में कुल ट्रकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए कितना रखा है, 67। इनको जोड़ूंगा, 2 और 7 कितना गया, 9, 6 और 2 कितना गया, 8। यानी कि जो डी और एफ में बेचे गए जो भी ट्रक है, हाँ, कुल ट्रकों की संख्या है, उसमें जी और आई के कुल ट्रकों की संख्या का कितना क्या पूछा है, प्रतिशत गुणा किससे करूँगा, 100 से। 196 का गुणा 100 से किया तो कितना गया, 19,600 बटे कितना है, 89। अब आपको 196 में यदि 89 का भाग दूंगा तो 89 गुना कितना आ गया, 178, कितना आ गया, 2 गया। 196 में यदि मैं 178 माइनस करूँगा तो यानी कि 16 में से 8 गया तो 8, कितना बच गया, 18। आगे मैं ये 0 उतारूंगा तो 0 उतार लिया, अब कितना आ गया, 180। 180 में फिर मैं 89 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आ गया, 178। अब 180 में से यदि 178 माइनस किया तो अब कितना बच गया, 2। आगे क्या उतारूंगा, 0। क्या 20 में 89 का भाग जा रहा है, नहीं, तो भाग टूट के क्या लगाऊंगा, 0, और 0 लगाए तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, 0। अब 0 लगाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट भी लगाना होगा। अब यदि आपको 200 में 89 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। हमारे पास आंसर कितना आएगा, 220.2% का क्या होगा, डी और एफ द्वारा और जी और आई द्वारा जो भी प्रतिशत है वो कितना आएगा, 220.2%। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और बाकी आपके प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलते रहेंगे। देखिए कोई कमी हो तो वो बताइए, आवाज़ कम है तो वो बताइए। थैंक यू दोस्तों।